उम, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए और इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। जय धन्वंतरि भगवान, हे अश्विनो भगवान। आज के इस कार्यक्रम में मेरे द्वारा श्रेष्ठ आयुर्वेद का जो पठन बोलना है वो मैं बोल सकूं, आपका आशीर्वाद प्रदान करें। तो हम इस सेशन की तरफ शुरुआत करते हैं। सर, जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसे गुरुवर वैद्य जिनका हमें आज मार्गदर्शन मिलने वाला है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हम सबके सामने आता है, आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट सुना है लेकिन बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज आता है। तो जस्ट ये मैं प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ सर, क्या आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्या? एकदम कठिन सवाल था, मेरे लिए भी कठिन था, लेकिन कुछ जीवन में परिवर्तन आता है और उसके आगे आगे जैसे चलता गया और ये परिवर्तन अद्भुत हुआ है। मैं थोड़ी सी मेरी लाइफ की बात करूं, 97 में मैंने आयुर्वेद चिकित्सा शुरू की। शुरू से मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन एक भी एलोपैथी की दवाई उपयोग नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं और भगवान धन्वंतरि के चरणों में मैंने ये बोला था और प्रतिज्ञा ली थी और बोला यही था कि जीवन में कभी भी एलोपैथी की चिकित्सा नहीं करूंगा, एक भी दवाई नहीं दूंगा और शुद्ध आयुर्वेद से मेरी आजीविका निर्वहन करूंगा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता हूं, आज तक 28 साल की मेरी लाइफ में मैंने एक भी एलोपैथी दवाई का उपयोग नहीं किया है और बहुत सारे ऐसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उस समय जो प्रतिज्ञा ली थी उसका 100% 100% मैंने निर्वहन किया है। मैं मेरी टीवी के 700 कार्यक्रम जो हुए हैं उसमें करीबन 50 बार मैं बोल चुका हूं कि अगर मेरे हाथ से लिखा हुआ एक भी एलोपैथी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन किसी को मिल जाए तो मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा और मेरी डिग्री को फाड़ के मेडिकल फील्ड को मैं छोड़ दूंगा। आज तक मेरे हाथ से लिखा हुआ एक भी कोई एलोपैथी का प्रिस्क्रिप्शन लेके आए और इतने में जो अभी आपको दिखाऊंगा कुछ केसेस, तो वो पता चलेगा कि विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन इतनी सारी कठिन परिस्थितियों का हमने सामना किया है। शुरू में तो प्रैक्टिस जो चल रही थी, लेकिन 2006 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा लेफ्ट लेग पैरालाइज हो चुका था और 22 दिन तक पैरालाइज रहा था। उस समय 1.5 महीने मुझे पथारी में सोते हुए काम करना हुआ। उस समय मेरे जो शिष्य थे उनको मैंने बोला था कि आप सभी ग्रंथ मेरे आसपास लाइए और उस समय मेरा पढ़ना हुआ और वहीं से मेरे जीवन की परिवर्तन की शुरुआत हुई। और वो परिवर्तन ऐसा रहा कि 2009 में मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। एक वैद्य जो 15, 20, 25 लाख का काम करता था, तो सीधा 10 गुना ज्यादा साहस करके 2.5 करोड़ की एक जगह लेके सपना देखा कि वो कार्य करना है और 2010 में वो मैंने जगह परचेज की और ईश्वर की कृपा थी, शायद यही निर्णय मुझसे लिया जाने वाला था और 2011 से जो परिवर्तन आया और अचानक से मेरे पास ऐसे कठिन परिस्थितियां और ऐसे केस आने शुरू हो गए और आज तक ये सिलसिला चलता रहा, बढ़ता ही रहा है। और आके इमरजेंसी की बातचीत करेंगे, क्या है वो तो जब मेरा प्रेजेंटेशन आएगा तब पता चलेगा। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न और हमारे सामने आता है, सर ऐसी कौन कौन सी इमरजेंसी हैं जिनको हम आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में ठीक कर सकते हैं, या हम कहें कि जहां पे हमें एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हम आयुर्वेद के बेसिस पे ही इन इमरजेंसीज को ठीक कर सकते हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं सर? ऐसा कौन सी परिस्थितियां नहीं है कि जहां हम काम नहीं कर सकते।
मेरी लाइफ की बात करूं, आज तक मैंने करीबन ऐसा होगा कि 1000 से ज्यादा केस ऐसे देखे हैं कि जो मैंने पहली बार नाम सुना था। जैसे श्रीगले-नाजर सिंड्रोम है, ब्रिक सिंड्रोम है, तो बिनाइन रिकरेंट इंट्राहिपेटिक कोलेस्टेसिस, जीएनई मायोपैथी है, हाँ ऐसे पीएनएच है, सीपीएन है। तो ऐसे बहुत सारे केस है, कुछ फेमस थे लेकिन उसका सामना मेरा नहीं हुआ था। धीरे 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 करके ये केसेस आते गए। शायद प्रकृति की इच्छा थी कि मैं ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करूं, तो इसीलिए क्या है, जो चौपड़ी में है सब खोपड़ी में आ गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चंस ऐसे जटिलता की तरफ हमारे सामने आते हैं, और वो क्वेश्चन आता है कि कैंसर आज की सबसे बड़ी क्रिटिकल एंड कई बार इमरजेंसी कंडीशंस की बात आती है हमारे सामने। पेशेंट भी कई बार सामने आते हैं, रुग्ण भी आते हैं कि सर हम रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं। कई बार इमरजेंसी कंडीशंस में भी आते हैं। तो क्या हमारे सामने इस ब्लड कैंसर को या इन कैंसर के पेशेंट्स को आयुर्वेदिक माध्यम से ठीक किया जाना पॉसिबल है एज इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स, या कैसे करके? प्लीज सर मार्गदर्शन कीजिए। श्योर किया जा सकता है। मेरा करीबन 1500 केस में कैंसर के देख चुका हूं। लिवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, ऐसे बहुत क्रिटिकल कंडीशन देखी है। और आपने बोला कि ये पीपीटी जो है तो मैं तैयार रखी हुई है। आपने जो भी केस का नाम बोलेंगे, हो सके तो मैं ट्राई करूंगा कि उसी केस का अभी मेरे खजाने से निकाल के मैं ये बोल सकूं। खुल गया है। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया ब्लड सर। कैंसर की हमारी बात हो रही थी। जी सर। ये मेरा हमारे यहाँ क्लिनिक में भगवान धन्वंतरी जी की स्थापना की हुई है। देखिए, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, हाँ उसका एक केस मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ब्लड कैंसर है, ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया का है, वेरी हाई डब्ल्यूबीसी। मेरे पास जब पेशेंट आया तो करीबन ऐसा था 42 रिपोर्ट थे, और हर एक में डब्ल्यूबीसी है वो 2 लाख से ज्यादा था। अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख 1,92,000, दूसरा है 2,43,000, एक तीसरा है 3,14,000 और 2,07,000। तो ऐसी कंडीशन में थे, इसमें से 4 मैंने सैंपल रखे हैं। हाँ, और उसके बाद उनका जो बोन मैरो का जो एस्पिरेशन का रिपोर्ट है, क्रॉनिक माइलोप्रोलिफेरेटिव नियोप्लाज्म मॉर्फोलॉजिकली ये कंफर्म हुआ। ब्लड कैंसर बोन मैरो से जो डिटेक्ट किया जाता है उसका रिपोर्ट है, वो एविडेंस है इसका। हाँ, पेशेंट हमारे यहाँ 11 जून 2018। अभी देखिए रिपोर्ट है, सिर्फ 7 दिन में वो पेशेंट, सब कीमोथेरेपी और दूसरी जो है थेरेपी वो चल रही थी, लेकिन फिर भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। उसमें सिर्फ 7 दिनों में आयुर्वेद ने क्या काम करके दिखाया, 91,000 हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर वो पूरा देख सकते हैं डेट के साथ में। ये देखिए अभी और आगे 92% डब्ल्यूबीसी कम हो चुके हैं, 13,900। अभी देखिए ये चमत्कार, आयुर्वेद क्या कर सकता है। लोग बोलते हैं कि क्या है ये, आयुर्वेद क्या कर सकता है। जहां एलोपैथी रुक जाता है वहां आयुर्वेद काम करता है। 72 डेज, अंदाज से 2.5 महीना, 8,300 डब्ल्यूबीसी नॉर्मल हो चुके हैं। और जून महीने का था, प्रीवियस स्लाइड में फिर से करता हूं, ये 17 अगस्त 2018। हाँ, तो 72 डेज में नॉर्मल हो चुका था। तो अगस्त के बाद सितंबर 18 उसका रिपोर्ट 9,100।
उसके बाद है नवंबर 2018 9800। देखिए 2019 आ गया, फिर भी हमने वो कंट्रोल करके रखा। इसका मतलब आयुर्वेद दवाई से ब्लड कैंसर रिकरेंट नहीं हो रहा है। जैसे कीमोथेरेपी में होता है कि कुछ समय के बाद फिर से होता है, तो इसका ये प्रूफ है। ये एक बीसीआर एबीएल रेशियो है, ये जीन्स क्रोमोसोमल रिपोर्ट होता है, इसमें ये रेशियो बदल जाता है। म्यूटेट होता हुआ जो जीन्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो करीबन 2 से कम होना चाहिए बीसीआर एबीएल रेशियो। वो वहां पे दिख रहा है 115 हो चुका है। हमारे यहाँ आने से पहले ये जीन्स म्यूटेट हो चुका था और इसमें मल्टीपल डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन होता रहे, ये परमानेंटली हो चुका था कि इसमें इरिवर्सिबल है। देखिए आयुर्वेद ने क्या काम किया, हमारी रसायन औषधियों ने 0.2%। जब भी ये सुप्राटेक लेबोरेटरी से फोन आया पेशेंट का कि सर जबरदस्त हुआ है, ये रेशियो हुआ, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे पैथोलॉजिस्ट से बातचीत करवाओ, और मैंने बोला कि आप ग्राफ बना के मुझे दीजिए। तो नीचे नीचे बीसीआर एबीएल ट्रेंड करके स्क्रीन के ऊपर नीचे ग्राफ दिख रहा है, वो उन्होंने करके दिया कि हाँ ये जबरदस्त। और पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि मेरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है, ये आयुर्वेद कर सकता है। देखिए, और ऐसा नहीं, फिर 2019 जून, मतलब उसके बाद भी ये हम बात कर रहे थे, बीसीआर एबीएल रेशियो नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद ये जहां एलोपैथी अटक जाता है वहीं आयुर्वेद की सीमाएं शुरू होती है। इसमें ट्रीटमेंट का जो है संप्राप्ति विघटन मैंने तैयार किया है, हमने हमारे वैद्यों के लिए, कि हमारे ऊपर ऐसा कहा जाता है कि वैद्य कुछ देते नहीं है। तो देखिए आज पूरा मैंने डायरी खोल के रखी हुई है। इसमें संप्राप्ति विघटन, अधिक वर्ष पर्यंत दैनंदिन वेदना सामक औषध सेवन वृत्त, करीबन कई सालों तक वो पेशेंट का ऐसा, रुग्ण का ऐसा वृत्त था कि वो पेन किलर लेते रहते थे। तो विकृत रस एवं रक्त धातु उत्पत्ति, उत्तर धातु विकृति स्वरूप अत्याधिक विकृत मज्जा धातु। उसके बाद रक्तगत श्वेत कण अतिवृद्धि पर पूर्वक कर्क रोग उत्पत्ति। ये हमारी संप्राप्ति हमने समझी थी, और हमने जो चिकित्सा शुरू की उसका डिटेल, मेरे रसशास्त्रीय महाऔषध क्या थे और चिकित्सा सूत्र, तो शुद्ध रस एवं शुद्ध रक्त का निर्माण हेतु रसायन औषध कल्पना, मज्जा धातु शोधक औषध कल्प देना। देखिए इसमें ताप्यादि लोह है, हीरक भस्म है, सर्वेश्वर परपटी, गुडुच्यादि क्वाथ, पटोलादि क्वाथ, गुडुची सत्व और सुवर्ण माक्षिक भस्म। मेरे हिसाब से इसमें गुडुच्यादि क्वाथ और पटोलादि क्वाथ उत्तम रस और रक्त धातु निर्माण हेतु बहुत अच्छा कार्य करते हैं। सुवर्ण माक्षिक भस्म को गुडुची सत्व के साथ मिला के उसमें हीरक भस्म के साथ दिया जाए तो उत्तम मज्जा धातु तैयार होती है। उसमें अगर सर्वेश्वर परपटी मिलाई जाए तो कुछ भी ऐसे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है तो उसमें परिणाम ऐसे चमत्कारिक आते हैं, और मैं हजारों पेशेंट में ये देख चुका हूं। ये मेरा एक ब्लड कैंसर का आपने जो बोला था वो एक मैंने प्रेजेंस किया है। हम लोग अपनी सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक अभी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आया था कि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा एक बहुत बड़ा डिजीज के रूप में बनता जा रहा है, खास करके टियर 1 टियर 2 सिटीज में, और यहाँ पर पेशेंट भी
जिद करते हैं अवेयरनेस के कारण, या हम कहें कि आयुर्वेद की अवेयरनेस के साथ वो कहते हैं कि हम आयुर्वेद से ठीक होना चाहते हैं। तो क्या सर, इज इट पॉसिबल टू ट्रीट सच न्यू व्याधि, मतलब इस तरीके की नई कुछ व्याधियों को जिसका आयुर्वेद में हम रेफरेंस नहीं समझ पाते, इन व्याधियों को हम कैसे अप्रोच करें और इनका मैनेजमेंट करें सर? जरूर। ब्लड कैंसर जो होते हैं उसी का एक स्वरूप है लिम्फोमा। हमने ल्यूकेमिया का तो देख लिया, एक लिम्फोमा का भी मैं ढूंढ के आपके सामने रखता हूँ। हाँ, शुरू रखिए। यस सर। सर बने है ना। यस सर, हम आपकी पीपीटी देख पा देखिए, रहे हैं। यस। हाँ, ये नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ये रितिका गोसाई 12 साल की एक बच्ची है। उनको कैंसर के पेशेंट थे, लेकिन कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट की वजह से कंप्लीट यूरेटर स्ट्रक्चर विथ फाइब्रोसिस, उसमें विथ डीजे स्टेंट इन यूरेटर, विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर, एनलार्ज राइट किडनी। तो मतलब ये कैंसर तो था, लिम्फोमा तो था, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा तो, लेकिन इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड और लेके आए थे। 12 साल की बच्ची को जैसे मृत्यु की कगार पे खड़ी थी। ये इसमें रिजल्ट गोल्ड स्टैंडर्ड रिकवरी हमने दी, डीजे स्टैंड रिमूव हुआ, इंप्रूवमेंट इन लिम्फोमा, पेशेंट केम विथ कॉम्प्लिकेशन। देखिए, यूरेथ्रोसिस्टोस्कोपी करवाई थी। हाँ, क्योंकि पहले तो कैंसर था, उसकी वजह से 6 कीमोथेरेपी हुई, और उसके बाद में 52 लो डोज कीमोथेरेपी का प्लान किया गया था, लेकिन 47 कीमोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद बच्ची को इतना ज्यादा ब्लेडर रीजन में दर्द हो रहा था। उसी की वजह से क्या हुआ कि सब इन्वेस्टिगेशन हुआ था, डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा था। और जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारी, देखिए स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, वो सब इन्वेस्टिगेशन किया गया। यूरेथ्रोसिस्टोस्कोपी, राइट रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, क्योंकि राइट साइड में दर्द हो रहा था, राइट यूरेटेरो रिनोस्कोपी, क्योंकि कहां पे मूत्र अवरोध हो चुका था, इतना अवरोध हो चुका था, पेशाब नीचे नहीं उतर रहा था किडनी से, और किडनी बड़ी हो चुकी थी। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि यहाँ यहीं पे दिक्कत है। तो लेकिन कहां पे तकलीफ थी वो ढूंढने के लिए इतने सारे इन्वेस्टिगेशन किए गए। हाँ, तो फिर बाद में पता चला कि राइट यूरेटेरिक स्ट्रक्चर, उसको डायलिटेशन करना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद में डीजे स्टेंटिंग किया गया। और जब हमारे पास पेशेंट नवंबर महीने में आया, नवंबर, तब उसके बाद में 1.5 महीने या 2 महीने का टाइम दिया गया था कि स्टेंट अभी पास किया है, अभी यूरिन तो हम निकाल देंगे, लेकिन डीजे स्टेंट का जो समय है वो करीबन 1.5 या 1.25 महीने के ज्यादा हम नहीं रख पाएंगे। तो उसकी वजह से ये कंडीशन थी कि आज का प्रॉब्लम, आज की इमरजेंसी तो टल गई, लेकिन कल क्या करेंगे। हाँ, जब ये स्टेंट है, क्योंकि वो स्टेंट खुद इन्फेक्शन का कारण बनेगा, फॉरेन बॉडी है, मेटल है, तो वो लाइफ टाइम के लिए, लंबे समय के लिए नहीं रख सकते। तो ऐसी कंडीशन में बहुत दिक्कत वाली थी। हाँ, देखिए उसका ये रिपोर्ट है, बायोप्सी का रिपोर्ट है, नीचे लिखा है लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, ALK पॉजिटिव। नेक्स्ट।
डायग्नोसिस हुआ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हमारे यहाँ जब ये रुग्ण आया तो ऐसी कंडीशन थी कि जो वहां पे जो गवीनी विस्फारण यंत्र, हम इसको डीजे स्टेंट बोलेंगे क्योंकि ये गवीनी का विस्फारण क्या, राइट साइड का कंप्लीट फाइब्रोसिस हो चुका था, तो वहां पे ये नली लगाई गई थी, तो वहां कंटिन्यूअस दर्द रहता था। हाँ, सुबह सुबह में उल्टी होती थी कभी कभी। हाँ, एक आध दो रोटी बच्ची खा पाए तो खा पाए। दूसरा एक था 40 से 50 मिनट में उसको यूरिन के लिए जाना पड़ता था, और वो बहुत पेन के साथ हो रहा था, मूत्र प्रवृत्ति वेदना के साथ होती थी, और बच्ची को 1 मिनट के लिए भी वो यूरिन की अर्जेंसी जो आती थी तो तुरंत भागना पड़ता था, नहीं तो लीक हो जाता था, ऐसी कंडीशन थी। और वही आयुर्वेद की जो औषधियों ने चमत्कार किया, भगवान धन्वंतरी की कृपा होती है और ऐसे परिवर्तन आते हैं कि जो हमारे दिमाग में भी एक्सेप्ट नहीं होता कभी कभी। गवीनी विस्फारण यंत्र स्थाने वेदना पूरी पूरी जो डिजेस्टेंट लगा था वहां से, पेन किलर से जो दर्द नहीं जाता था वो चला गया। 20 दिनों से उल्टी बंद हो गई। जो पेशाब 40-50 मिनट में आ रहा था वो 1.5 से 2 घंटे में आता था। हाँ, पेन में 100% रिलीफ हो चुका था, लेकिन वेग विधारण क्षमता थी वो अभी 40% इंप्रूवमेंट हुई थी कि 5 या 7 मिनट के लिए रोक सकती थी, उससे ज्यादा नहीं रोक पाती थी। थर्ड फॉलो 1 महीने के बाद में देखिए रिपोर्ट है, दोनों आप स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हैं। राइट किडनी 116 इंटू 64 mm थी, वो 104 इंटू 44 mm वो हो गई। ये आयुर्वेद औषधियों ने कमाल करके दिखाया। हाइड्रोनेफ्रोसिस था, मॉडरेट था, वो माइल्ड हो चुका था। डेट 12 नवंबर 2022, उससे लेके 27 दिसंबर 2022। फिफ्थ फॉलोअप आफ्टर 60 डे। गवीनी विस्फारण यंत्र स्थाने वेदना नहीं थी, उल्टी 2.5 महीने से बंद हो चुकी थी पेन में, और मूत्र वेग के समय जो दर्द था वो 50% इंप्रूवमेंट था। और ये जबरदस्त चमत्कार था कि ये डीजे स्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, बच्ची को पेशाब कैसे बाहर आएगा, क्योंकि किडनी में से जो यूरेटर था वो पूरा कंप्लीट फाइब्रोसिस हो चुका था। वहां से एक भी बूंद पेशाब नीचे उतर नहीं पा रहा था। आयुर्वेद औषधियों ने ऐसा कमाल किया कि पूरा यूरेटर, पूरी गवीनी रीजनरेट हो चुकी थी। जबरदस्त परिवर्तन था, मेरे लिए भी अनएक्सेप्टेबल था कि जैसे अश्विनो भगवान आशीर्वाद की वर्षा बरसा रहे हैं और 12 साल की बच्ची को ये जैसे अमृत समान, ये कुछ औषधियों ने जो चमत्कार किया उसकी जीवन, उससे जीवन बदल गया। ये ना, वो बच्ची का फोन, बच्ची के फादर का जो फोन आया, वो बोला कि सर मेरे आंख में से आंसू नहीं रुक रहा है, और जैसे डिजेस्टेंट रिमूव किया, हाँ 40 मिनट के अंदर बच्ची को पेशाब का सेंसेशन आ गया, और बच्ची पेशाब के लिए गई तो पेशाब निकला। सब डॉक्टर आश्चर्यजनक थे कि ये अनएक्सेप्टेबल है, हमको भी पता नहीं है कि जो पूरा फाइब्रोसिस यूरेटर हो चुका था वो रीजनरेट कैसे हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, हमने लाइफ में कभी नहीं देखा है। तो पूरा जो यूरेटर है वो रीजनरेट हो गया पूरा। जब 17 मई 2023 करीबन, हाँ 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, तो उल्टी 6 महीने से बंद थी, वहां पे कोई दर्द नहीं था, 3-3 घंटे में पेशाब हो रहा था, और मूत्र वेग संवेदना मतलब सेंसेशन जो था वो पूरा हो रहा था, और बच्ची उसे 2-2 घंटे, 1-1 घंटे तक रोक पा रही थी।
और सर्वाइकल लिम्फ नोड में भी इंप्रूवमेंट हुआ था। थंडरबोल्ट रिजल्ट थ्रू आयुर्वेदा। राइट लोअर सर्वाइकल रीजियन लिम्फ नोड में भी कमी हुई। देखिए ये दिख रहा है, जो लार्जेस्ट लिम्फ नोड थी 21x13 mm था और वो 17/8 mm हो चुका था। तो सब में डिक्रीज दिख रहा था कि सभी लिम्फ नोड है वो डिक्रीज हो रही है। अभी क्या था, पहले तो हमारे पेश ये केस में ऐसा हुआ, कैंसर तो साइड पे था, पहले 1.5 महीने तक तो यही चला कि जो यूरेटर, जो गवीनी सूख गई थी कंप्लीट, वहां से एक बूंद नीचे पेशाब नहीं उतर रहा था, वो हमने पहले काम किया और पेशाब शुरू हुआ और उसके बाद में नॉर्मल सी आई, उसके बाद में कैंसर के साथ लड़ना शुरू हुआ। देखिए तो मेरी संप्राप्ति विघटन स्वनिदाने न उत्पन्न कर्क रोग, उनको पहले से कैंसर अपने खुद के कारणों से कुछ हुआ होगा, लेकिन कैंसर हेतु जो कीमोथेरापी दी गई, कृत्रिम गर्विष का सेवन हम इसमें रखेंगे। अतिवृद्ध उपद्रव उत्पत्ति, दक्षिण गवीनी संपूर्ण शोष, मार्गावरोध जन्य संपूर्ण मूत्ररोध, कृत्रिम गवीनी विस्फारण यंत्र स्थापन। ये कंडीशन में हमारे पास पेशेंट आया, विकृति में से प्रकृति का स्थापन करना, आयुर्वेद का ये सिद्धांत सच हुआ। अवयव चिकित्सा सूत्र क्या है, अवयव पुनर्निर्माण रसायन कल्प और कर्क रोग की व्याधि प्रत्यनिक रसकल्प। इसमें बृहद बंगेश्वर रस, सुवर्ण शिलाजित्वादि वटी और स्वर्णराज बंगेश्वर, इसको रौप्य भस्म के साथ दिया गया। तो वहां पे स्वर्णबंग और बृहद बंगेश्वर ये दोनों ऐसी औषधियां हैं, स्वर्णराज बंगेश्वर बोलते हैं इसको, वो रीजनरेट करता है, कुछ भी कर सकता है, ये औषधि है। कुछ लोग बोलते हैं कि रस शास्त्र की औषधियां देने से किडनी खराब होगी, ऐसे मृत्यु की कगार पे जो किडनी हो चुकी थी, उसको हमने वही रसौषधियों से ये पुनः ठीक करके दिया। क्या औषधियां हमारी चमत्कार कर सकती है। और जो हीरक भस्म और सर्वेश्वर परपटी है, उसको हमने उपयोग किया और वो कर्क रोग, कैंसर जो था, तो उसको ठीक करने के लिए, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा था और अभी भी चल रहा है। अभी करीबन सवा साल से ऊपर हो चुका है, करीबन 15-16 महीने हो चुके हैं। अभी 5 दिन पहले ही हमने उनको दिया है, कंप्लीट नॉर्मल हो चुका है, कंप्लीट। और अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने बोला है, पूरा सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और पूरा उसका रिपोर्ट है वो जो अभी हम आएगा, तो एक अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो एविडेंस बन जाएगा। सुपर्ब सर, थैंक यू सो मच सर। ये केसेस देखते ही खुद में एक बहुत बढ़िया सी अनुभूति आती है, ये गर्व महसूस होता है कि यस, आयुर्वेद में भी ये पॉसिबिलिटीज हैं और मन में ये इच्छा हो रही है कि जब ये पॉसिबल है तो क्यों ना हम भी उसी माध्यम बने कि हम भी कुछ इस तरीके से केसेस करते हुए चलें सर। लेकिन इसी के साथ एक विचार, एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, जो मुझे लगता है कि बाकी सभी वैद्यों के मन में भी ये होगा। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर या सीसीएफ का भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट संभव है क्या? ऐसे कई सारे इमरजेंसी केसेस आते हैं कार्डियक के, तो इन सीसीएफ के केसेस में भी हम इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं क्या सर? प्लीज। जरूर कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो एक बार जिन्होंने स्टेंट डलवा दिया है, एंजियोप्लास्टी करवा दी, बाईपास करवा ली है, और दूसरी बार भी बाईपास हो चुका, स्टेंट हो गया, तीसरी बार ब्लॉकेज हो चुका है। कुछ ऐसे पेशेंट है कि जहां आगे ऑपरेशन ही नहीं हो सकता। जैसे तो मैं एक केस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर का था। उसमें ऐसा हुआ कि पेशेंट हरिद्वार में था, थे गुजरात के पेशेंट, अहमदाबाद के पास में ही थे, गांधीनगर गांव से, लेकिन वो हरिद्वार में गए हुए थे
और वहां से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वहां हॉस्पिटल में दाखिल हुए, और उसके बाद जो परिस्थितियां बिगड़ी, तो उसका मैं केस प्रेजेंट करना चाहता हूं। मेरे पास 6000 पेशेंट का डाटा है। मैं सभी हमारे वैद्य मित्रों को बोलता हूं कि हमारे यहाँ स्पेशल एक स्कैनर रखा हुआ है। एक आदमी को पूरा उसी के लिए बिठाया जाता है। मेरे पास 12 लाख पेज स्कैन किए हुए पड़े हैं। हर रोज के हमारे यहाँ इतने सारे जो भी पेशेंट आते हैं, पूरा एक आदमी, एक बंदा उसी के पीछे लगा रहेगा। हर रोज के जो कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं, फॉलोअप आता है, उसका काम चलता ही रहता है। 1 टेराबाइट की 2 हार्ड डिस्क फुल भरी हुई पड़ी है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सिवियर एलवी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन था, कार्डियोमेगाली, मिरेकल इंप्रूवमेंट। पेशेंट इन इमरजेंसी कंडीशन कंसल्टेड ऑनलाइन फ्रॉम अहमदाबाद टू हरिद्वार। नीचे में दिखाता हूं कुछ रिजल्ट, लेकिन जब बातचीत हुई फोन के ऊपर, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे डॉक्टर ने ट्रैवल के लिए मना किया है, और हमने जब सर्टिफिकेट मांगा कि हमें हरिद्वार से वापिस अपने गांव, अपने राज्य में अहमदाबाद में जाना है, तो वहां जब एयरपोर्ट के ऊपर संपर्क किया गया, तो एयरपोर्ट वालों ने बोला कि ऐसे ऑक्सीजन के साथ कंडीशन है, आप अपने डॉक्टर का रिपोर्ट लेके आइए, सर्टिफिकेट लेके आइए। तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया था उसके हिसाब से एयरपोर्ट वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी बेइज्जती होगी, अगर रास्ते में डेथ हो गया या कुछ हो गया तो कैसे हम इसको संभालेंगे। तो वहां से वापिस आना मुश्किल था, और लाइफ सपोर्टिव सिस्टम के साथ वहां से मूव होना मुश्किल था। हमारे पास आ नहीं सकते थे। हमने यहाँ से कुछ या ऐसी दवाइयां लिख के बोली कि आप यहाँ से ले आइए, तब तक मैं फास्ट कुरियर करता हूं, और दूसरे दिन आपको जब मिले तब ये हमारी औषधि शुरू होगी। हाँ। लक्षण समुच्चय में था रथ गौरव था 4+, श्वासावरोध, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, पूरा प्राणवायु मिल रहा था, फिर भी वो सांस नहीं ले पा रहे थे। सूखी खांसी इतनी ज्यादा थी, खड़े होके चलने की क्षमता नहीं थी। मेरे साथ मैंने बोला कि वीडियो कॉलिंग करके बातचीत करवाओ, तो एक शब्द मुंह से निकलवाना मुश्किल था। क्या हो रहा है ऐसा बोलना था, सांस फुल, ऐसी खतरनाक परिस्थिति थी। और वो रिपोर्ट में दिखता है, इतनी थकान पेशेंट को थी, और SpO2 कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई के बाद भी 80-81 के आसपास रहता था। ये है एंटी प्रो BNP। इसको इंटरनेशनल ये कार्डियक बायोमार्कर है हार्ट फेल्योर का, 21,000 है। आप सबको मैं बोलूं, इसको नॉर्मल रेंज होता है 200, 250 या 300 के आसपास होता है। ये जब 1500 होता है तो ग्रेड 1 कार्डियक फेल्योर कहा जाता है। 3000 होता है तो ग्रेड 2, 4500 में ग्रेड 3, और 6000 हुआ ग्रेड 4 है। कोई भी समय पे मृत्यु आ सकती है, कोई भी समय पे हार्ट बैठ जाएगा और डेथ हो जाएगी। ये 6000 ग्रेड 4 में है, ये 21,000 था। इसको हम बोल सकते हैं ग्रेड 12। इतनी कंडीशन खराब थी। देखिए इसमें दिख रहा है, ट्रोपोनिन था 3747, 3700। ये अगेन दूसरा इंडिकेशन था, रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है या कोई हार्ट में कोई मेजर इंजरी है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। CPK-MB was also very high, 26 हो चुका था। एक्सरे चेस्ट, कार्डियोमेगाली है, हाँ हृदय बहुत बड़ा हो चुका है। 2D इको, सिवियर LV डिस्फंक्शन, ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन।
ऑल पैरामीटर दूसरे थे। क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन पे होके थोड़ा हाई हो रहा था, पोटेशियम बहुत हाई हो चुका था, 6.13 था, और बन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि कहीं ना कहीं किडनी में खराबी शुरू हो चुकी है। विकृति से प्रकृति का स्थापन, सिर्फ 8 दिन में, सिर्फ 8 दिन में। मैं ओपन चैलेंज के साथ बोलता हूं, ऑल एलोपैथी के एक्सपर्ट को, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट को, आप ये नहीं कर सकते। ये अगर आयुर्वेदिक दवाई नहीं होती तो ये होना मुश्किल था। देखिए 2540, 21,000 से 2500, हार्ट फेल्योर कार्डियक बायोमार्कर इज डिक्रीज्ड 88 इन जस्ट 8 डेज। इसको इमरजेंसी नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे? गंगा स्वरूप पवित्र आयुर्वेद औषधियों का चमत्कार कैसा होता है, ये देखिए। डॉक्टर लोगों ने बोल दिया था कि आपके पास समय नहीं है, 7 से 20 दिन का समय हो सकता है, क्योंकि ये कार्डियक मसल्स जो है, जो पंपिंग करते हैं और उसमें से जो प्रोटीन निकलता है उसका बायोमार्कर है। इसका मतलब ये है कि 6,000 से ऊपर जाएगा तो कभी भी पेशेंट की डेथ हो सकती है, कोई भी अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन हो सकती है। आज ये पेशेंट अभी 15 दिन के पहले दवाई लेके गए हैं, अहमदाबाद में ही है और एकदम तंदुरुस्त है। जहां पे कहा गया था कि 6 से 20 दिनों के बीच में मृत्यु हो सकती है, एयरपोर्ट वालों ने जहां बोल दिया था कि इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता, कि हम आपको नहीं ले जा पाएंगे। सुपर्ब सर, सुपर्ब। ये देखते से ही अपने मन में और हर्ष का विषय आता जा रहा है सर। यहाँ पे मैं सभी वैद्यों को भी एक बात और बताना चाहूंगा। सर इज द फर्स्ट आयुर्वेदिक क्रिटिकल इमरजेंसी स्पेशलिस्ट जिनको कोविड के दौरान 36 टाइम से भी ज्यादा बार कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के द्वारा आमंत्रित किया गया था कि सर हमारे इधर इमरजेंसी केसेस है, इसमें आप हमारी आयुर्वेदिक तरीके से मदद कीजिए। सो ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है कि इतना बड़ा सम्मान आपको प्राप्त है सर। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम आपके द्वारा इस ज्ञान को ले रहे हैं सर। सर एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है इस तरीके से कि भारत अभी विकसित बन रहा है, विकासशील है, विकसित बनते जा रहा है। 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प है। ऐसे में एक अल्कोहलिज्म और उससे होने वाले बहुत सारे दुष्परिणाम ऐसे देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारा लिवर डैमेज, अल्कोहल सिरोसिस, लिवर सिरोसिस या अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस के कारण हमें बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। तो क्या इस तरीके के केसेस में भी हम कुछ इमरजेंसी मैनेजमेंट करते हुए आयुर्वेद के द्वारा उनको लाभ दे सकते हैं सर? जरूर दे सकते हैं। एक सिरोसिस का मैं एग्जांपल देता हूं, मैं ढूंढ के रखता हूं। अभी ये जो पेशेंट शायद मैं जो देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाए। मैं उत्तरी गुजरात में पाटण में विजिट करता हूँ हर महीने में 2 बार। वहां पे एक ग्रेड 4 का सिरोसिस का था, वो भी शायद हमारा जब ये 8 अप्रैल से शुरू होने वाला है इमरजेंसी वाला, उसमें मैं दिखाने वाला हूँ। ग्रेड 4 का था, उन्होंने, डॉक्टर ने, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ने बोल दिया था कि 3 महीने है आपके पास, आप लिवर ट्रांसप्लांट करवाओ, क्योंकि हर महीने में एमोनिया बढ़ जाता था, 100-120 हो जाता था और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता था और करीबन 3 से 5 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता था। ऐसी कंडीशन में अभी रिवर्स हुआ है, और क्या ईश्वर की कृपा हुई, धन्वंतरी भगवान की, कि वो पेशेंट अमूल की 500 ml की 2 थैली पी रहा है एक साथ में, 1 लीटर दूध हजम कर रहा है, मैं भी नहीं हजम कर सकता, और कटोरी भर के सीरा खा रहा है। चौथे स्टेज का, 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल। हाँ, वो अभी हुआ है तो उसका रिपोर्ट है, सब वो बनाना बाकी है। हाँ, अभी मैं जो केस देख रहा हूं, एक अल्कोहलिक जो लिवर फेल्योर होता है ग्रेड 4 का, उसका मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, ग्रेड 4 अल्कोहलिक लिवर डिसीज, क्रोनिक जॉन्डिस,
सिर्फ 29 साल का बच्चा था, मिरेकल इम्प्रूवमेंट। उनकी आंखें देखिए, उनका पेट देखिए। हमारा जो कामला का जो वर्णन है कामला और हली मक्का, हरिद्र नेत्र वर्णता 4+, वाम दृष्टि मांद्यता, ये इसकी वजह से आंख में डैमेज हो चुका था। उदर एवं उरह प्रदेश हरिद्र वर्णयुक्त त्वचा एवं जलोदर, ऐसे 2 बार वो पानी निकलवा चुके थे। उनका पेशाब का वर्ण देखिए, एकदम रक्ताभ है पूरा अंदर। आरबीसी करीबन कभी कभी 80, 100, कभी तो 150 से ऊपर है, तो ग्रेटर देन 150, क्योंकि उसके आगे मशीन नाप नहीं सकती। इतना रक्त मूत्र में आ रहा था। देखिए उसका वर्ण कैसा है। और मुझे गाड़ी में नीचे जाना पड़ा। पेशेंट 13 दिन अहमदाबाद की 2 बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में 13 दिन दाखिल होके अपनी परिस्थिति को इतनी खराब करके आए थे कि डॉक्टर ने बोल दिया कि घर पे जाके सेवा करो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो प्रूफ के साथ में दिखाता हूं। जो डॉक्टरों ने बड़े बड़े अपने आप को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं, हिपेटोबिलियरी सर्जन बोलते हैं, हाँ, वो सब उन्होंने हाथ ऊपर करके बोला कि ऑपरेशन के लायक भी नहीं है ये केस। अहमदाबाद की 2 बड़ी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट थे। जब 3 अगस्त 2021, और राइट साइड में देखिए 1 सितंबर 2021, देखिए लीवर 14.5 सेंटीमीटर था, वो 16.7 करके बढ़ा दिया उन्होंने। हाँ, पोर्टल वेन 12 mm, स्प्लीन थी 13 सेंटीमीटर, वो 13 दिन के एडमिशन के बाद 13.4 सेंटीमीटर हो गए। बड़ा था, लीवर बढ़ा हुआ था। और जो एसाइटिस नहीं था, तो मैं तो खुलेआम बोलता हूं कि उन्होंने मॉडरेट एसाइटिस डेवलप करके दिया, ऐसी कंडीशन थी। देखिए ये बिलीरोबिन जब पेशेंट एडमिट हुआ तो 4.9 था मेरे पास, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि एविडेंस है। हाँ, वो एडमिशन डिस्चार्ज समरी है, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ, तो 4.9 बिलीरुबिन था, वो 22.49 वो हो चुका था, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। देखिए नीचे INR है 3.88, वेरी हाई रिस्क। देखिए उस एलोपैथी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हॉस्पिटल का कच्चा टीठा मैं निकाल के दे रहा हूं हर रोज का। देखिए लास्ट कॉलम जो है वो डेट है। देखिए हर रोज जो पेशेंट एडमिट थे 4.9 बिलीरुबिन से 18.8 हुआ, 20.8 हुआ, फिर 22.4 हुआ। एक भी बार WBC नॉर्मल नहीं, हीमोग्लोबिन कभी भी 8-9 से ऊपर कभी नहीं हुआ, और RBC भी बहुत कम था। INR देखिए, जब लास्ट में मेरे पास पेशेंट आया था 5.7, ये डेथ की कगार पे खड़े थे। कोई भी समय पे कुछ भी हो सकता था। ये पेशेंट एडमिट हमारे यहाँ आया, वंडर आयुर्वेद है, 16 दिनों में फिर से आयुर्वेद ने चमत्कार दिखाया। देखिए लीवर जो बड़ी हुई थी 16.7 सेंटीमीटर, वो लीवर नॉर्मल हो चुकी है, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ, स्प्लीन जो थी 13.4 हो चुकी थी, वो नॉर्मल है। नॉर्मल इसीलिए लिखते हैं कि 10 के आसपास हो जाता है तो उसको नॉर्मल करते हैं। 16 दिनों में 13.4 से लेके नॉर्मल हो गई।
मॉडरेट एसाइटिस था तो वो बोलते हैं कि एसाइटिस चला गया है ही नहीं। और ये जो बिलीरुबिन है 22.49 था, 0.22 हो चुका था। ये चमत्कार आयुर्वेद औषधि ने क्या करके दिखाया। देखिए पूरा स्क्रीन है आपके सामने शेयर किया हुआ है, बहुत अच्छे फोटो भी निकले हुए हैं। और लक्षण देखते हैं। देखिए सब पूरा स्किन का कलर देखिए कैसा हो रहा है। स्क्लेरा देखिए, पेट में पैरों में जो सूजन थी बहुत कम हो चुकी थी। पेट में जो पानी भरा था वो बहुत कम हो चुका था, नहीं के बराबर। हाँ, और स्किन का कलर देखिए एकदम पीला था, वो नॉर्मल स्किन हो चुकी थी। देखिए टोटल बिलीरुबिन 22.4 से 0.22। हाँ, INR भी 3.3 रिवर्स हो रहा था, जो 5 के ऊपर पहुंच गया था। संप्राप्ति विघटन आयुर्वेद के हिसाब से चिरकाल पर्यंत तीक्ष्ण मध्य सेवन वृत्त, जो देसी दारू बोलते हैं, वो बच्चा हर रोज पी रहा था। वो मजदूरी करता था और हर रोज 1-2 थैली पी जाता था। और फिर हमने हिस्ट्री लिया तो हेतु मिला लवण अम्ल कटुरस। हर रोज वो नमकीन वगैरह खाना और वो बाइट लेना और बीच में ये खाना, जब भूख लगे तब थोड़ा बहुत खाना खा लिया और धूप में घूमते रह के बहुत मजदूरी करते रहना, ऐसी कंडीशन थी। तो जो संप्राप्ति बनी वो कफ सम्मूर्छित वायु स्थानात पित्त क्षिपेत बही ही, पित्त को अपने स्थान से बाहर निकाल दिया और हरिद्र नेत्र मूत्र त्वचा और श्वेत वर्च कामला की उत्पत्ति हो गई। चिकित्सा सूत्र कामलाहर औषधि और यकृत हितकारी जीवनीय रसायन, इसको हम रीजनरेशन बोलेंगे। हाँ, लिवर सेल्स को रीजनरेशन हमने किया। हम कोई भी मान लो कोई बोलता है कि आरोग्यवर्धिनी से ऐसा या इसमें सुवर्णमाक्षिक भस्म से ऐसी कंडीशन में दे सकते हैं क्या, तो मैं तो ऐसे बोलता हूं आप लिवर फेल किडनी फेल का चौथे स्टेज का आप केस लेके आइए, मैं अकेले रसशास्त्र की औषधियों का उपयोग करूंगा, उसको रिवर्स करने की क्षमता रखता हूं। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है। जो हमारे रसशास्त्र के ऊपर बोलते हैं, मैं टीवी के ऊपर बोलता हूं तब बहुत सारे बड़े बड़े एलोपैथी के एक्सपर्ट को मैं उनके कान खींच चुका हूं मैं, और मैं बोलता हूं कि आपके अमेरिका जो आप अमेरिका और अमेरिकन स्टैंडर्ड होते हैं या यूरोपियन स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो अमेरिका का एक डेटा है 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 27 लाख लोगों की डेथ होती है। उसमें ज्यादातर जो है वो पेन किलर खाने की वजह से, किडनी फेल होने की वजह से होती है। तो वो तो डेटा ऑफिशियल अवेलेबल है, ऑफिशियल अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो आपके पास, मैं जो टीवी ऊपर डिबेट होती है तो मैं बोलता हूं कि आपके पास अगर कोई डेटा है तो बोलिए, नहीं तो फिर अपने आप मुंह के ऊपर 1 टन का वजन रख दीजिए, आप आयुर्वेद के बारे में नहीं बोल पाएंगे। ऐसे करके मैं विरोध करता हूं। देखिए इसमें प्रवाल पंचामृत सर्व उदर रोग अधिकार है, सर्व उदर रोग जलोदर में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रवाल पंचामृत को हमें बहुत बड़ी मात्रा में देना है। मोती युक्त प्रवाल पंचामृत जलोदरारी रस है, वो अपने कार्यक्षमता की वजह से जो पेरिटोनियम में या प्लूरल इफ्यूजन हुआ है तो कहीं पे भी जल संचय है, तो उसको नेचुरल तरीके से बाहर लाने में ये बहुत सारा काम करता है। यकृत विहारी लोह भी काम कर सकता है,
इच्छा भेदी भी हम दे सकते हैं। पेशेंट को पहले से बोल देना है कि आपको 4 या 6 बार 8 बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा। आप अगर ये टैपिंग करके एसिडिस का जल बाहर निकलवाएंगे तो फिर से कुछ दिनों में भर सकता है, लेकिन तकलीफ ये होगी कि उसमें शरीर का प्रोटीन चला जाएगा। इतना पेशेंट दौर्बल्य अनुभूति करता है, सब मसल्स में से प्रोटीन निकल के बाहर आ जाता है और फिर ऐसी खराब कंडीशन होती है कि पेशेंट चलने फिरने के लायक नहीं रहता। सुवर्णमाक्षिक भस्म को गुरुची सत्व के साथ अगर दिया जाए तो ऐसे लीवर के सभी कंडीशन में इतना बढ़िया रिजल्ट देता है। लेकिन यहां मैं बोलना चाहूंगा, गुरुची सत्व सही होना चाहिए। हमारे यहाँ जो हम बनाते हैं तो करीबन 4,000-4,500 के आसपास तो हमारी पड़तर होती है, और वही 100 किलो गिलोय से 100 किलो गिलोय से 1.5 किलो 2 या 2.5 किलो, इससे ज्यादा कभी भी गुरुची सत्व निकलता नहीं है। और गुरुची सत्व को टेस्ट करो तो गुरुची की थोड़ी सी भी कड़वे रस की अंदर असर नहीं दिखाई देती है। ऐसा अच्छा बना है अगर, तो गुरुची सत्व जबरदस्त काम करता है। पटोल आदि क्वाथ है। और यहाँ एक यकृत प्लीहारी लो के बारे में बोलना चाहूंगा कि अगर वो देते हैं तो करीबन सिर्फ एक रत्ती दिन में 2 बार देंगे तो भी पेशेंट को 8 से 10 बार प्रवाही मल प्रवृत्ति हो सकती है। सुपर्ब सर, थैंक यू सो मच सर। इतने बेहतरीन एक से एक केसेस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं सर। सर एक और बड़ा कॉमन सा लेकिन क्रिटिकल डिजीज हम सबने अपनी प्रैक्टिस में अनुभव किया है, वो है लैरिंजियल पॉलिप। सर क्या इस लैरिंजियल पॉलिप को भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट से ठीक किया जा सकता है सर? लैरेंजियल पॉलिप के बहुत सारे पेशेंट हैं। कोई भी शरीर के किसी भी यूट्राइन पॉलिप है, लैरेंजियल पॉलिप है, ऐसे सब बहुत सारे मैंने पेशेंट देखे हुए हैं। मैंने जीबी पॉलिप को भी दूर होते हुए देखा है, एंडोमेट्रियल पॉलिप को भी दूर होते हुए देखा है। बाहर के मसे और आभ्यंतर अवयव के जो मसे होते हैं, जो भी, उनको भी ठीक करते हुए देखा है। मैं ढूंढ लेता हूं, 1 मिनट शुरू रखिए। देखिए, लेरेंजियल पॉलिप का ये केस है। 61 ईयर की एक महिला है, लेरेंजियल पॉलिप कंप्लीटली डिसअपियर। देखिए ईएनटी का है, गुजराती में शायद है लिखा, लेकिन नीचे दिख रहा है पॉलिप। इसको मैं हाइड कर देता हूं। देखिए लेफ्ट फिगर, लेफ्ट और राइट दोनों, एक स्वर पेटी खुली हुई है और दूसरी जो है वो स्वर पेटी बंद है। वहां रेड कलर के राउंड में देखिए पॉलिप दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए अभी इसका मैं जो ब्रोंकोस्कोपी लेरिंगोस्कोपी करवाई थी उसका मैं सुना रहा हूं। ध्यान से देखिए, वहां रेड एरो में दिख रहा है, ये लेरेंजियल पॉलिप दिख रहा है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूं। ये महिला के जो सिम्टम्स थे
स्वर भेद 4+, 3 महीने से आवाज पूरी, स्वर भंग बोलेंगे। स्वर भेद था, लेकिन मान लो 1 या 2 सेंटेंस भी उन्होंने बोल दिया तो स्वर भंग हो जाएगा, पूरे 1 दिन 2 दिन के लिए वो बोल नहीं पाएंगे। ऐसी कंडीशन थी, गले में इतना रूखापन था और इतनी बेचैनी उनको हो रही थी, वो रह नहीं पाते थे शांति से। थोड़ा सा भी बोल दिया और ऊपर से थोड़ी सी आवाज बड़ी हो गई तो पूरा स्वर भंग हो जाता था। और लेकिन वो थी भजन मंडली की मुख्य महिला, उसकी वजह से क्या था कि वो भजन ही नहीं गा पाती थी। और उनके महिला जो सभ्य थे बाकी, उनको सब ऐसा था कि अभी ऐसी कंडीशन में कैसे करें। जब हमारे पास आए तो उनको जो बोला गया था, एडवाइस फॉर हाई रिस्क सर्जरी विथ पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर साइड इफेक्ट, क्या होता था। तो ईएनटी सर्जन ने के अनुसार सर्जरी की एकमात्र उपाय था, और उसमें भी अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ वोकल कॉर्ड के कुछ पार्ट कट गए, और कुछ तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि उनके साथ तो जुड़ा था ये मसे, तो उसकी वजह से स्वर तंतु कट जाएंगे, तो आपकी पूरी आवाज चली जाए या एकदम हल्का सा थोड़ा सा बोल पाए जो सामने वाला शायद सुन पाए तो सुन पाए, ऐसी कंडीशन थी। लेकिन अगर वो बोलते थे कि ऑपरेशन नहीं किया तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन थी। और ऐसा बोला था कि आप 3 से 5 दिनों के अंदर करवा लीजिए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी तकलीफ हो सकती है। जोखिम था कि पूरी आवाज चली जाएगी। फिर हमारे यहाँ पेशेंट आए, मिरेकल हैपेंड अगेन, कंप्लीटली डिसअपियर, laryngeal polyp completely disappear within 2 month। देखिए जो हमने दिखाया था फोटो बिफोर वाला, वही राउंड सर्कल में देखिए पोलिप डिसअपियर। और अभी एकदम पक्का एविडेंस, कोई भी कहीं पे भी ऑपरेशन का स्कार नहीं दिख रहा है, वो जो पॉलिप था वो डिसअपियर हो चुका है। आई ओपन चैलेंज टू ऑल ईएनटी सर्जन, क्या आप ये कर सकते हैं? ऑपरेशन के बिना ये पॉलिप को आप मिटा सकते हैं? अगर आपको बोलना होगा तो आपकी जीभ को लकवा मार जाएगा। देखिए कहीं पे भी वो पॉलिप नहीं है, पूरा बैठ गया। घणू सारू, इसमें फिर से दिखाता हूं, शायद कोई गुजरात से है तो एकदम लास्ट में ईएनटी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं घणू सारू कैसे हो गया ये। देखिए इसमें हमारी आयुर्वेद की संप्राप्ति विघटन में जो समझा, मेरा जो ज्ञान है और उसके अनुभव से जो निकाला है, अत्यधिक वाक प्रवृत्ति, दिन में 4 से 8 घंटे तक भजन गाते रहना, और बीच बीच में ठंडा पानी और मीठा प्रसाद वगैरह सब खाता रहना, साथ में नमकीन भी होता है। ये उनकी दिनचर्या थी, हफ्ते में 4 से 5 दिन के लिए। कारण हुआ ये फिर रिजल्ट ये आया, उदान वायु खर एवं रुक्ष गुण की वृद्धि की वजह से उदान वायु की विकृति, कफ दुष्टि थी क्योंकि शीत जल का इतना सेवन था, मधुर रस था, कफ बढ़ा भी और दुष्ट भी हुआ, और वायु और कफ ने मिलकर मांस धातु की अति वृद्धि कर दी। फिर क्या हुआ, अतिवृद्ध वायु, कफ और मांस धातु ये सब मिलके
आभ्यंतर अर्श की जो उत्पत्ति लिखी है वो हो गई। चिकित्सा सिद्धांत सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 2 में ऐसा कहा गया है, ये जो श्लोक लिखा है कि और कोई भी मार्ग में जो गुद मार्ग में अर्श होता है उसके अलावा और कोई भी मार्ग में हुआ है, योनि अर्श है, नासार्श है, कोई भी जगह पे हुआ है, तो उसमें वैदिकों जो अर्श चिकित्सा में कहा गया है और वही जो प्रकार है दोष के अनुसार वही चिकित्सा करनी है। देखिए ये चिकित्सा सिद्धांत प्रस्तापित है, लेकिन हमें हमारे शास्त्रों को मंथन नहीं करना है, सिर्फ सुपरफिशियली बोल देना है कि हाँ यहाँ पे जवाब नहीं है, हमारे पास जवाब नहीं है। अर्शसाम लक्षणम व्यासादुक्तम सामान्य तस्तु तत्सर्वम प्राग विनिर्दिष्टात् साधयेत बीसजाम वरह। मतलब श्रेष्ठ वैद्य मेड्र, नाभि, नासा आदि स्थानों में उत्पन्न अर्श के जो लक्षण संक्षेप में कहे हैं उन्हें विस्तार से कहे हुए अर्श के लक्षणों के अनुसार दोषादि की कल्पना समझकर चिकित्सा द्वारा ठीक करें। चिकित्सा कैसे करनी है? सूत्र अर्शोहर चिकित्सा, कफ को छेदन करो और वातहर औषधि साथ में देते रहना है। जैसे ये व्याधि प्रत्यनिक हो गया अर्श कुठार, और कफ कुठार है उसमें ताम्र भस्म आता है, अगर ज्यादा मात्रा में अगर दी जाती है तो आधे घंटे में इसीलिए कफ कुठार उपयोग रखना है, बचा है बड़ा है, हाँ ये सब ध्यान रखना है। क्योंकि ताम्र भस्म की मात्रा परसेंटेज वाइज कफ कुठार में बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन कफ का छेदन करने के लिए उससे उत्तम कोई औषध भी नहीं है। हाँ, आरोग्यवर्धी रस, त्रिफला गुग्गुलु अर्श अधिकार में है, अर्श कुठार है, और स्वर भंग रोगाधिकार में एलादी वड़ी है। हाँ, एला है, यटी मधु है, कंकोल है, ऐसे सब स्वरीय औषधि जो है उससे बना हुआ बहुत उत्कृष्ट पाठ है ये। तो जो स्वर भेद और स्वर भंग की कंडीशन थी उसमें उत्कृष्ट परिणाम दिया। एक अवलेह जो है चित्रक हरितकी अवलेह, तीनों अधिकार है देखिए इसमें, अर्शोहर भी है, कफ छेदन भी है, चित्रक साक्षात अग्नि, चित्रक को साक्षात अग्नि उसका पर्याय अग्नि है, तो कफ छेदन और वातहर भी। चित्रक हरितकी अवले हरितकी है तो परम वात हर औषध बन जाएगा, ऐसी कंडीशन। और निदान परिवर्जन करना है, गर्म पानी ही पीना वगैरह जो है हेतु सब है वो बंद करवाने हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इतने सारे जो डिफरेंट केसेस हम सबके सामने रखे हैं, ये वाकई में हमें बताता है कि जो आने वाला क्रिटिकल एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेदा कोर्स है ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरीके से केसेस आपने ठीक किए हैं उस तरीके से आपके ज्ञान का लाभ लेते हुए, आपसे मार्गदर्शन लेते हुए हम भी इस तरीके से कुछ केसेस को शेयर कर पाएंगे, हम भी इस तरीके के केसेस को कुछ ठीक कर पाएंगे। सर, हम अपने इस सेशन के लास्ट पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा, फिर हम सभी वैद्यों के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। मैं कहना चाहूंगा सर, ये लास्ट क्वेश्चन ना होकर के रिक्वेस्ट है, जो कि वैद्य आशीष अंबेडकर जी हैं नागपुर से। उनका सर ऐसा कहना है कि सर उन्होंने बीएमएस कंप्लीट की है 2015 में और वो अभी जनरल प्रैक्टिस करते हैं प्योर आयुर्वेदिक तरीके से, बट वो इस क्रिटिकल एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेदा कोर्स में रजिस्टर नहीं कर पाए थे ड्यू टू रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके थे 150। सो क्या अभी उनके लिए कुछ गाइडलाइंस या कुछ रास्ता है कि वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सके या इस ज्ञान का लाभ ले सके? सो सर, ये मैं कहना चाहूंगा, ये एक रिक्वेस्ट है क्वेश्चन की ज्यादा, प्लीज सर इसका मार्गदर्शन दीजिए। इसको हम अपर लिमिट बढ़ा दें, अर्शल जी है साथ में जुड़े हुए।
यस सर, आई थिंक पैरामीटर आपको और उनको भी देखना है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। बढ़ा दीजिए, 250 कर दीजिए। मुझे भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, इसको बढ़ाना है। यस तो लिमिट बढ़ा दीजिए, यस, क्योंकि थैंक यू जो सर। मैं तो मेरी लाइफ का पूरा जो निचोड़ है वो देने वाला हूँ। हर रोज के इतने सारे केस होंगे और इतनी बड़ी बातें हैं, और आज आपने देखा होगा मैं 1% भी छुपाता नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ देने वाला हूँ, सब कुछ। तो जो भी इच्छा रखते हैं और जो ज्ञान पिपासु है, तो उनको, उनके लिए है, तो आप व्यवस्था में परिवर्तन करिए। जो भी करना होगा, तो अभी समय तो है 8 अप्रैल तक, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो मैं तो अनुमति देता हूं कि इसको बढ़ा दीजिए। जी सर, मैंने उनको बोला था कि मैं सर से एक बार पूछ के आपको कंफर्म करता हूँ, क्योंकि क्या हुआ अचानक 100 की जगह कल 150 प्लस हमारे रजिस्ट्रेशन चले गए, तो इसलिए क्लोज करना पड़ा था वो। तो आप बढ़ा दीजिए अभी। हाँ हाँ जी सर, आज ही बार अभी बोलता हूँ। सर, मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, राजेश जी को पहली बार सुना है, ये मेरा पहला अवसर है। मैं बोलता हूँ, लोग सुनते हैं। आज ये मेरा पहला अवसर है कि राजेश ठक्कर बोल रहा था और मैं सुन रहा था। मैं निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत गुजरात से हूँ और राजेश जी का नाम सुना है, पहली बार मैंने उनको देखा। राजेश जी, जरा वापिस एक बार चेहरा दिखाइए आपका। पर ये आपका जो ये प्रोग्राम है मुझे बड़ा अच्छा लगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जो इन्होंने जो ट्रीटमेंट बताई है, मेरे ख्याल से उत्तम चिकित्सा है। ऐसे सब पेशेंट को मैं डील करता हूँ और उनकी जो चिकित्सा जो उपक्रम मेरे को बताया, मैंने आप सुना, मैं वॉकिंग करते करते भी आप बड़े इत्मीनान से आज सुन रहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी चिकित्सा आयुर्वेद में है, राजेश जी के पास है। आप सब लोगों के लिए वो खुले दिल से पढ़ाएंगे। जो उनकी चिकित्सा मैंने पढ़ी और उनके हिसाब से उनमें स्पेशल चीज जो है, उनकी जो संप्राप्ति बनाने की पद्धति है ना, बड़ी यूनिक लगी मुझे। मैं सब लोगों को मेरी तरफ से शुभेच्छा देता हूं और आपका ये प्रोग्राम 100% सक्सेस हो जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। सबको मेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी संदीप जी, बहुत अच्छा आनंद हुआ। आपका सही में अप्रिसिएशन हमें मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। पर आप ऐसा काम करते रहिए और जहां पर अगर कुछ अवसर मिलेगा तो मैं कभी अहमदाबाद आएगा तो आपसे मिलूंगा। और ये यंगस्टर जो है, जरूर पधारिए, जरूर पधारिए। पुराना बिसार जो है, शायद हर्षल को तो मैं देखा हूँ या जानता हूँ, इनको नहीं जानता हूँ। लेकिन अभी यंगस्टर को, क्या हम बुढ़े हो गए हैं ना, तो अभी यंगस्टर के साथ रहने से यंग हो जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू फॉर योर जेन्युइन फीडबैक सर, एंड आशीर्वाद के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आई रिक्वेस्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज रोहित सर, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर, मैं वेद ठक्कर जी से पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। हम आयुर्वेद के इंटर्न्स है अभी, क्या हमें आगे सीखने के लिए उनकी हॉस्पिटल में अगर जाना हो, उनकी रूबरू, तो क्या कुछ स्कोप है वहाँ पे? ये पूछना था अहमदाबाद में। हाँ, हमारे यहाँ कंटिन्यूस वैद्य निर्माण का कार्य हो रहा है। इसी रविवार को मैंने मेरे एक शिष्य का ओपनिंग भी किया है। अहमदाबाद के पास में एक गांव था, वैद्य आदित्य गढ़वी ने शुरू किया है। करीबन 190 विद्यार्थी मेरे यहाँ से पक्के वैद्य के स्वरूप में तो वो बन चुके हैं और चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। मेरे यहाँ एक गुरु दक्षिणा एक ही होती है। आपको पहले दिन से प्रतिज्ञाबद्ध होना होगा, मुझे पहले गुरु दक्षिणा देनी होगी, बाद में नहीं, पहले देनी होगी। कि अगर आप मेरे यहाँ सीखने बैठते हैं तो आपको बंधन में होना होगा कि आप शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करेंगे। आप अगर क्लिनिक खोलते हैं, वहां लेटर पेड बनाते हैं, अपना बोर्ड बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, तो सब जगह पे अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो वीडी डॉट करके लिखना होगा, और गुजराती या हिंदी या अपनी प्रांतीय भाषा में जहां कहीं पे भी लिखेंगे तो वैद्य शब्द लिखना होगा। ये मेरी गुरु दक्षिणा होती है। सभी वेलकम है। हमारे यहाँ कुछ वेटिंग रहता है, वो जो है नंबर भी अगर किसी को चाहिए तो लिख सकते हैं, 722-797
5241। हाँ, वहां पे लेकिन जब वेटिंग में नंबर आएगा तब हम बुलाते हैं, और करीबन मेरी चैम्बर में 8 से 10 वैद्य हमेशा के लिए रहते हैं। जी धन्यवाद सर। हमारा भी सपना है आगे बढ़ के आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलने का, हम जरूर आएंगे वहां पे। बहुत बहुत शुभेच्छा। ठीक है। थैंक यू सर। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी वैद्यों से, कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज जरूर पूछेगा, अदरवाइज हम ग्रुप में जब आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। हेलो मेरा सर। एक क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आजकल क्रॉनिक स्मोकिंग की वजह से कौन से दोष और कौन से धातु का प्रकोप होता है? और रसशास्त्र में लिखा है कि न देशस्य न कालस्य कार्य रस चिकित्सते। तो हम क्रॉनिक स्मोकिंग की वजह से जो कौन से दोष और कौन से धातु का प्रकोप होता है फुसफुस में, सर वो जानना था। और उसके इफेक्ट को सर कैसे मतलब रिवर्स करें, कि क्या उस फुसफुस में जमा होता है जो टार, उसको हम कैसे निकालें? ये आजकल की यंगस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, बहुत कम समय में मैं बोलता हूँ। रुक्षता की वजह से वायु का प्रकोप होगा, और उष्णता की वजह से अनुबंध में पित्त का प्रकोप होगा। हाँ, लेकिन वहां के जो हमारे जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वायु भी है और पित्त भी है, तो वहां की म्यूकोजल मेम्ब्रेन को नुकसान करता है। इसीलिए प्राकृत कफ जो है वो उसका नुकसान हो जाता है, और ये दिक्कत होती है। मेरे हिसाब से इसमें रसायन कर्म करना चाहिए, जैसे अगत्य रसायन है, चित्रखरितकी अवले है, दूसरे भी च्यवनप्राश भी हो सकता है। तो सर श्वसन कंटक प्रणाली में जो उल्लेख किए गए हैं वो रसायन औषधियां लेने से फुफ्फुस में जो दिक्कत आती है, जो खराबी हो रही है, तो उसको हम रसायन चिकित्सा से जीत सकते हैं। जी सर, हेलो थैंक सर। यू। हाँ, सर मेरा नमस्ते। एक क्वेश्चन था कि लंग कैंसर को क्या हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सर, उसकी मेटास्टेसिस को रोक सकते हैं? 150 केस है मेरे पास। ठीक है सर। सर फिर मेरे को एक बार आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि मेरी सिस्टर को ही है, और अभी तो हाँ, उसके बहुत सारे नेगेटिव आ ऐसे गए हैं हैं, कीमो हुई थी जो, और नेगेटिव है अब लंग कैंसर में। उसका जो अभी रिसेंट हुआ है पेट सीटी भी, और प्लूरल फ्लूइड भी अच्छा लिया अच्छा था। तो मैं अब अच्छा, चाहती हूँ कि फ्लोरोफिड उसको और सब आयुर्वेद जगह दो। पे अभी पेट सिटी में नॉर्मल हो चुका है। हाँ जी सर, नॉर्मल है अब सब कुछ। सेकेंड लाइन ऑफ ओके। कीमो चला है ये, एक बार पहले पिछले साल भी हुआ था, फिर उसका 1 ईयर अच्छा गया था, लेकिन अब ब्रेन में आ गया था और थोड़ा ओमेंटम और एड्रीनल पे, तो वो सब अब ठीक अच्छा, है। लेकिन लंग तो फाइब्रोज तो मल्टीपल हुआ है। मेटास्टेसिस में उसका स्टेज कैसा है, स्टेटस नहीं कैसा अब है? ठीक है सर, वैसे पेशेंट बिल्कुल ठीक है। कीमो 6 हुई नहीं है नहीं, उसकी। लेकिन पेट सिटी में एड्रिनल ग्लैंड है, ब्रेन है, या ओमेंटम में है, तो वो सब हाँ वो रिजोल्व हो ठीक चुका है, है? ओमेंटम में भी खत्म हो चुका है, एड्रीनल में भी नहीं है, और बहुत बढ़िया। जो प्राइमरी था लंग में वो भी खत्म हो गया वैसे अब। और प्लूरल फ्लूइड उन्होंने चेक किया तो वो भी नेगेटिव है फॉर मैलिग्नेंसी। ठीक है ठीक है, तो हाँ लेकिन लेकिन हमारे अब मैं हिसाब से, चाहती हूँ कि रियकरेंस नहीं हो उसकी ना, हाँ, इम्यूनोथेरेपी चल रिकरेंस रही है। को रोकने के लिए हमारी आयुर्वेद की औषधियां लेनी चाहिए। ठीक है सर। आप सर फिर हमारे मैं यहाँ आपको कब संपर्क करना, कनेक्ट कर सकती कुछ हूँ? रिपोर्ट भेजना, और हम बातचीत करके आपको पूरा जो चिकित्सा है लिखवाएंगे। नहीं ठीक है सर। सर आपका नंबर ग्रुप में है क्या? ग्रुप में होगा, नहीं तो फिर हम रख देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मैं आपको कल रिपोर्ट्स भेज दी, क्योंकि लेटेस्ट अभी हुई है रिपोर्ट्स लास्ट वीक की उसकी। जरूर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो। हेलो हाँ बोलिए। सर। हाँ सर एक बोलिए। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पेशेंट है। हम्म हाँ, एल एल बी जी है सर उसको, लंबोगिर्डल मस्कुल LGM। हम्म हम्म। उसमें सर ट्रीटमेंट कुछ हो सकता है? 25 साल का है हाँ, लड़का। हाँ, ट्रीटमेंट हो सकता है। उसमें आपको लंबे समय के लिए उनको बोलना होगा
कि ये ट्रीटमेंट करनी है करीबन 1.5 से 2 साल तक, और उसमें पंचकर्म भी करना होगा। हाँ जी। हाँ, क्योंकि पंचकर्म में ज्यादातर मेरे हिसाब से अभ्यंग और उसके फॉलोअप में पत्र पिंड स्वेद या षष्टिशाली पिंड स्वेद, हाँ, वो लंबे समय के लिए बार बार करना होगा। हाँ, हाँ, शक्तिशाली करीबन पिंड स्वेद मान लो तो हम कर रहे हैं। शक्तिशाली पिंड स्वेद किया मैं उसको हर 1 महीने के बाद करते हैं हम उसको। तो अच्छा, वैसे तो कितनी बार उसको किया है? 10 साल से स्टार्ट हो गया था सर उसको, जब अच्छा, 10 साल से शुरू हो गया था। हाँ, अभी उसकी एज 25 साल है। ठीक है, तो अभी क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या क्या है? सर बस मसल्स वीक हैं, अब गेट उसका चेंज हो गया। ओके, तो और चलने में और अब बाकी सब चलने कार्यों में में? अभी अभी धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा है। जैसे पहले सीढ़ियां चढ़ लेता था, अब सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता वो। अब पहले अपने आप जैसे उठता था, अब थोड़ा सा सहारा लेके उठाना पड़ता है उसको। वीक होता जा रहा है जैसे। अच्छा, और ठीक है, तो मैं एक चूर्ण औषध आपको अभी लिखवाता हूँ, आप उसको ट्राई करिए। अश्वगंधा चूर्ण, विदारीगंज चूर्ण, हाँ जी सर। टोपचीनी चूर्ण और हाँ जी, पिपली मूल। ठीक है हाँ, सर। इस 4 औषधि चूर्ण, काष्ठौषधि हुई, हाँ जी सर। उसमें बंग भस्म और ठीक स्वर्ण बंग दोनों ऐड कीजिए, ठीक है और सर। साथ में शुद्ध शिलाजीत भी रखिए। ठीक है सर। हाँ, ये पूरा 6-7 चीज जो है उसको मिश्र करके एक एक चम्मच है वो घी शक्कर के साथ चटाना है, और उसके ऊपर दूध पीना है। ठीक है सर। हाँ, अश्वगंधादि गुग्गुलू आती है, महायुगराज गुग्गुलू, और हाँ जी, इसमें महायुगराज के अलावा एक पंचामृत लोह गुग्गुलू चांदी भस्म वाली आती है। हाँ, ठीक है उसका सर। भी उपयोग कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा वो। ठीक है सर। और बस्ती कर्म भी करना चाहिए। ठीक है, बस्ती में सर समय की मात्रा कमी बस्ती है। करनी। हाँ, नहीं, योग बस्ती हाँ, करिए, काल ठीक बस्ती, कर्म बस्ती भी कीजिए, ठीक है सर। अनुवासन और आस्थापन दोनों की। सिर्फ ठीक है मात्रा से सर। फायदा नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ जी, नमस्कार सर। थैंक यू नमस्कार। सर। हाँ नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, सिस्टर है मेरी, 45 एज है उनकी, और वो हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड मैक्रोएडिनिमा का केस है, एक्रोमिगेली का केस है सर। 45 एज है, हाँ, तो 5-7 साल से 45 सफर एज कर है। रहे हैं उनसे। हाँ, और पिट्यूटरी ग्लैंड मैक्रोएडिनिमा कितने साल से? ये 4-5 साल हाँ से है हाँ, सर। कितने साल से है? पेशेंट एज 45 है और वो सफर कर रही है लास्ट 5 ईयर से सर। ओके ओके, 5 ईयर से। हाँ, हाँ जी, एक्रोमिगेली का केस है। तो उनका जो है कंप्लेन, उनको सर एक तो हेडेक रहता है और आंखों से पानी आता हम्म, रहता है, और सर दर्द रहता है उनको। ग्रोथ हार्मोन जब कराते हैं हम्म। तो उनका लगभग लगभग 3 टाइम्स रहता है। तो बीच में अपनी अच्छा, आयुर्वेद ग्रोथ मेडिसिन हार्मोन ही 3 चली टाइम। सर। हाँ जी, हाँ जी, अप्रोक्स 20-15-20 इस तरह रहता है। नॉर्मल रेंज से 3 गुना लगभग लगभग, कभी कभी 2 टाइम्स आ हाँ, जाता है। और बीच में आयुर्वेद मेडिसिन ही चली हैं तो थोड़ा सा ठीक रहते थे, पर अब वो बेनिफिट मिल नहीं रहा। तो अभी ये जो एलोपैथ में दिखाया तो ये सर्जरी कह रहे हैं कि भाई आप इसकी अब सर्जरी कराओ। तो तो अभी उनके अपने जो यहाँ और प्रयास। एमआरआई और सीटी स्कैन के रिपोर्ट में थोड़ा सा जी सर। डिटेल अगर आपके पास है तो बोलिए। हाँ सर, 1 मिनट सर। हाँ, 1 मिनट सर। हेलो। हाँ बस सर, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, 1 सेकंड सर, हाँ, निकाल लो। थोड़ा सा समय फास्ट करना। हाँ सर, मैं फिर बाद में कनेक्ट कर लूंगा। बाकी साइज सर थोड़ी सी बढ़ रही है, मोटा मोटी सी बात ये है उसमें सर। अंदाज से कितनी साइज होगी, कुछ याद है? हाँ सर, 22 क्रॉस कुछ दिया था इस तरह, 22 क्रॉस कुछ था सर। ठीक है, तो आप दवाई में अभी क्या दे रहे हैं? हाँ अभी तो सर उनका चल रहा है। अभी तो स्टॉप ही कर रखे एक्चुअली सर, कुछ टाइम समय से। बाकी तो सूतिका भरण रस था उनका, सूत शेखर रस था, और एक हम्म, सिरे सुलादी वज्र रस है,
और एक अपना ये सिरदर्द नाशक चूर्ण आता है, इसमें मिक्स करके दे रहे थे, और अलग से अम्ल पित्त मिश्रण वगैरह इस तरह का अमाजीर्ण मान के डायग्नोस करके उनका उपचार चल रहा था किसी और चिकित्सक से लेकिन मेरा। उसकी साइज जो है, आप बोल रहे कुछ 22 बटा कुछ था, उसको हाँ कम सर। करने के लिए जी सर, जी जो सर। औषधियाँ देनी है, तो मेरे हिसाब से इसमें जी सर, एक नित्यानंद रस शुरू करो, और जी सर, जी सर। कुछ वनस्पतियों के क्षार में से बनती है। हमारे यहाँ कुछ औषधि ऐसी होती है कि बहुत सारी औषधियों के क्षार में से बनती हुई औषधियाँ देते हैं। इसमें जी सर, जी अगेन सर। हीरक भस्म, सर्वेश्वर परपटी, और अगेन ये जी सर, कांचनर गुग्गुलू वाला योग, ये सब का भी कॉम्बिनेशन आपको जी सर। देना होगा। जी सर, जी सर। जो जो ट्यूमर के लिए, कैंसर के लिए जो आपने योग बताया था शुरुआत में हाँ सर, हाँ आज हाँ आज के हाँ, लेक्चर में जो वो भी हो सकता है। नित्यानंद रस भी आप साथ में चलाइए। जी सर, जी सर, जी सर। वरुण और और अभी सर्जरी अवॉइड करेंगे। सहीजन, वरुण वरुण और सहीजन दोनों का भी कोई योग चलाइए। जी सर, जी सर, जी सर। और अभी सर्जरी सर थोड़ा सा अवॉइड रखें, अभी थोड़ा सा वेट और कर ले हाँ हाँ सर्जरी अभी थोड़ा सा हाँ, कर सकते हैं। इसमें आप करिए, रिवर्स भी हो सकता है, पूरा ये डिजोल्व हो सकता है। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। सर मेरा एक प्रश्न है कि सर इमरजेंसी में पेन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सर दर्द खाता है सर, तो उसमें सर जो अस्थमरी के जो रोगी आते हैं तो उनमें कैसे उसका पेन मैनेज करेंगे? वैसे तो हम ऑपीडक स्नेह से उसको अस्थमरी वगैरह में देते हैं, लेकिन अगर सर एकदम से पेशेंट जब आता है पेन को लेके तो हमें अंग्रेजी में जाना पड़ता है, तो मैं वो अंग्रेजी दवाई नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं चलाऊं, तो उसके कैसे हम औषधियों में कैसे जा सकते हैं सर? हाँ, लेकिन अस्थमरी में क्या होता है कि हर बार इमरजेंसी होती है ऐसा जरूरी नहीं है। जी और जी उनको, सर। पेशेंट को बोल दो कि शुरू में 1 या 2 बार या जो होता है तब पेन होगा, लेकिन हमारी दवाई जब चलती है तो वो माइक्रो लेवल में वो ब्रॉडनिंग करती है पैसेज को। तो इसीलिए क्या होता है कि 15 दिन या महीने की दवाई आपने चलाई है तो उसके बाद में इमरजेंसी नहीं होती है, इतना दर्द नहीं बढ़ता है कि जो रूटीन में पेशेंट ने आयुर्वेद दवाई नहीं नहीं ली है उस समय जो दर्द होता है इतना इमरजेंसी वाला नहीं होता है। मेरा ऐसा अनुभव है। नहीं तो सर, इसके साथ में जब आप, जब हाँ बोलिए। ऑपीडन देते हैं तब तो उतना पेन नहीं होता है, लेकिन जब पेशेंट वैसे अस्थमरी के लिए जब आता है, जब उसको डायग्नोस होता है कि हाँ अस्थमरी है, उसके पहले जब पेशेंट आता है उस समय जो पीड़ा हो रही होती है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या दे सकते हैं सर? हाँ, यवक्षार दीजिए, शीतल परपटी, और गोक्षुर और पाषाण भेद चूर्ण के साथ दीजिए। अगर बहुत पेन हो रहा है तो सिर्फ यवक्षार और शीतल परपटी को सादे पानी में घोल के दीजिए। थैंक यू सर। ओके, मैं यहाँ पे बाकी सभी वैद्यों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम बहुत ही एक्सीड लिमिट तक पहुंच चुके हैं, और आदरणीय सर का हमें मार्गदर्शन मिला है, हमें समय मिला है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे मैं फिर से सर से निवेदन करना चाहूंगा सर, क्योंकि आपने हमें 10:15 तक का टाइम दिया था, हमने आपका 45 मिनट्स ऑलरेडी एक्सीड ले चुके हैं। तो क्या हम यहाँ पे रुके या एक क्वेश्चन और लेना है सर? अब तो रुकना चाहिए, लेकिन एक आध क्वेश्चन लेना है तो ठीक है, क्योंकि बहुत समय भी हो चुका है। यस, तो सर एक एक आध लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, में ले लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं और फिर हम यहाँ पे रुकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एक लास्ट क्वेश्चन आपके जो भी है प्लीज। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, ये मेरे माँ के लिए बोल रही हूँ। 84 इयर्स है, हाँ डायबिटिक है। हाँ 15 दिन पहले सीसीएफ होके एडमिट हो गई थी। अच्छा बाद में इंसुलिन पे है अभी, लेकिन 1-2-4 दिन से उनका आरएफटी और एलएफटी दोनों बिगड़ गए हैं सर। अच्छा अभी यूरिन आउटपुट भी कम हो गया है, ऑर्गन फेल्यूर की तरफ जा रहे हैं अच्छा, सर। मल्टी कुछ ऑर्गन मदद, फेलियर की ओर जा रहे हैं। हाँ
ओके, तो उनका कर एंटी सकते प्रो हैं। बीएनपी पता है आपको? पार्डन, क्या बोले सर? एक एंटी प्रो बीएनपी एक प्रोटीन हाँ, वो होता सब है, ठीक हो कार्डियक गए अभी। मसल्स में से रिलीज होता है। हाँ, वो अभी 500 के आसपास में था लास्ट रिपोर्ट में, लेकिन नहीं, अभी 500 तो के आसपास होता है तो इतनी इमरजेंसी नहीं होती है। हाँ, लेकिन अभी किडनी फेल्यूर की तरफ जा रहे हैं सर। अच्छा, तो क्रिएटिनिन और वगैरह कितना आया, यूरिया वगैरह? 4.1 है, यूरिया 80 एबो हो गया है, और यूरिन अच्छा, आउटपुट भी बहुत कम हो गया है। बीपी सब अच्छा, नॉर्मल है, सोडियम पोटेशियम सब नॉर्मल है, एसजीओटी ओके, सोडियम एसजीपीटी पोटेशियम। सब बिगड़ गए हैं, अच्छा, ड्राउजी हैं ओके, बहुत। तो ड्राउजीनेस है, ठीक है। तो हाँ किडनी भी फंक्शन इतनी तो खराब नहीं हुई है, और आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से ऐसे ये डेथ अलार्मिंग नहीं होता है। एज है, एज फैक्टर भी हाँ 84 बोला आपने। हाँ हाँ, लेकिन ऐसी कंडीशन में कुछ देना है तो मेरे हिसाब से हाँ सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, हाँ हाँ, वो 1 ग्राम लेके हाँ उसके साथ में गुरुचि हाँ सत्व यवक्षार दीजिए, और उसको चूर्ण काष्ठौषधि जो लेनी है उसमें पुनर्नवा और गोक्षुर ऐड कीजिए। और जब भी मान लो कभी भी सांस रुक जाती है, ऐसा हो रहा है, तो जैसे नाइट्रोकॉन्टिन ग्रुप की दवाई होती है, सॉर्बिट्रेट वगैरह, वो जो जीभ के नीचे रखते हैं एलोपैथी में, तो हमारी जो ये अभ्रक है उसको भी आप उस समय पे जीभ के नीचे रखिए, उस समय कुछ क्षणों में। हाँ, जो अगर हार्ट बीट में चेंजेस आ रहा है और एकदम वो खराब परिस्थिति हो रही है, उसको आप मैनेज कर पाएंगे, कुछ सेकंड में रिजल्ट आएगा।